मैं एनएमडीसी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे एनएमडीसी के शेयर को लेकर आप देखिए एक अच्छी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है और पिछले कुछ समय में क्या धुआंधार यहाँ पर जो है एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी है। ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा संभावना है यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से जो आया था। यहाँ पे आप देखिए अभी खबर जो बेसिकली निकल के आई है, कुल बिक्री जो है उसमें भले ही यहाँ पे गिरावट देखने को मिली हो और करीब करीब यहाँ पर देखिए 4.34 मिलियन टन से घटकर ये 4.04 मिलियन टन पे रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी की कमेंट्री, मैनेजमेंट की कमेंट्री, तो वो काफ़ी पॉजिटिव दिखती है। यहाँ पे FY27 के हिसाब से उनका मानना है कि 60 मिलियन टन तक उत्पादन का लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ तक कि एबिटा मार्जिन भी जो है वो उनका मानना है कि FY27 में 30 से लेकर 40% तक सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें जो प्रोडक्शन में जो है वो गिरावट देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक जो है वो 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 2% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अंबाला मैम, आपका नज़रिया एनएमडीसी के ऊपर क्या रहेगा? और आज मैम ट्रेड कुछ शेयर कीजिए आप हमारे दर्शकों के लिए साथ में। ऑलराइट, तो एनएमडीसी इज इन माय पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो में अब है, तो अब इसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकती। और ट्रेड मैंने ऑलरेडी दिया ना हर्षी, HCL टेक। मैम एक से दिल नहीं भरता मैम, आप जब आते हो तो लगता है कि और भी कुछ आप देते चले जाओ बस। ठीक है, सो देयर इज वन स्टॉक PCBL, बहुत ही फ्लैट ट्रेड कर रहा है अभी कंसिडरिंग द प्रीवियस क्लोजिंग। 284 पर चल रहा है राउंड फिगर अभी, तो 284 और 85, 285 284 इस रेंज में बाइंग देखी जा सकती है। स्टॉप लॉस छोटा रखिए, जो प्रीवियस स्विंग लो था ना उसी को स्टॉप लॉस रखिएगा 260 का, 260। एंड यहाँ से जो टारगेट्स बन सकते हैं 310, 335 एंड 400, तो दो ही टारगेट्स लेने की परंपरा है, तो दो टारगेट्स को चेस कर सकते हैं फिलहाल यहाँ पर। PCBL इज लुकिंग वेरी गुड, बहुत ही प्राइस स्ट्रक्चर मतलब बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है यहाँ पर छोटे रिस्क पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 200 हमारी टीम की तरफ से देखिए आ गया स्टॉप लॉस 260 का, टारगेट 310 और कौन सा मैम टारगेट बताया आपने आगे के लिहाज से? 335 और उसके बाद 400। अरे वाह, 400 तक के लेवल्स जो है वो मैम यहाँ पर देख रही हैं यहाँ पे PCBL केमिकल्स के ऊपर। तो ये यहाँ पर चला है। अब हम लोग यहाँ पे बात तो नहीं कर सकते एनएमडीसी को लेकर मैम के पोर्टफोलियो में, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे अंशु सर के पास। सर कैसे देख रहे हैं आप? सर PCBL पे सवाल है? नहीं सर, एनएमडीसी के ऊपर सर। एनएमडीसी सर ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इन्वेस्टिंग के लिए बहुत बेहतरीन काउंटर है। पहले 77 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था 76 पे, वहां भी हमने क्लाइंट्स को बाई कराया। फिर बेस ऑन बेस बन के जब 79 पे ब्रेकआउट लिया तब भी ऐड कराया। और रीसेंट बेस जो अभी पिछले 29 दिन से बन रहा था, कल उसका ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट था तो प्रीएम्प्टिव बाई कराया है। तीनों केस में पहला टारगेट 99, दूसरा 120, तीसरा 140। तो ट्रेडिंग के लिए नहीं है, कृपया ट्रेडर दूर रहें। इन्वेस्टर्स स्लो एंड स्टडी, जहां जैसे मिल जाए एक्यूमुलेट करते चलें। ऊपर में 140 रुपए जा रहा है, मिडवे 99 और 120 का रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं कि देखिए चर्चा में बना हुआ है लगातार, तो इसलिए देखने को मिल रहा है और काफ़ी पिछले कुछ समय में काफ़ी तेज़ भागा है। मैं CCD की बात कर रहा हूँ, कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस की यहाँ पर। और यहाँ पर बेसिकली तेज़ी पिछले कुछ दिनों के अंदर इतनी ज़बरदस्त रही है और खबरें जो है वो कर्नाटक से जुड़ी हैं, राजनीति से जुड़ी हैं। यहाँ पे जो सिद्धिरमैया जो मुख्यमंत्री है वो पद छोड़ सकते हैं और नए नेतृत्व के लिए जो है वो रास्ता साफ हो सकता है यहाँ पे। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो DK शिव कुमार हैं वो कांग्रेस का नेतृत्व की योजना के तहत मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं यहाँ पर। और ये जो रोटेशनल चेंज है वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह की बाजार में धारणा है कि जो DK शिव कुमार है वो मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर स्थिति बनती है तो कॉफ़ी डे को जो है वो उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। DK कुमार का जो है CCD के जो है उसके अंदर पारिवारिक संबंध है, जो उनकी बेटी है उनकी शादी जो है वो वहाँ से, तो रिश्ते काफ़ी उस हिसाब से। लेकिन मैं आना चाहूँगा यहाँ पर प्रदीप सर आपके पास, ये CCD में क्या करना चाहिए सर? ये सर एक जमाना था, उस टाइम पे मैं ट्रैक करता था। फिलहाल अभी बहुत साल, जब जैसे ही वो इंसिडेंस हुआ था उसके बाद ट्रैक नहीं किया। और अभी अगर मैं चार्ट भी ओपन करके देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। मैं एक बार अवॉइड ही करना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा कि अभी का सिचुएशन क्या है। चार्ट में भी उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, सो मेरे तरफ से मैं एक बार अवॉइड करना पसंद करूँगा। अच्छा, आपकी तरफ से यहाँ पे अवॉइड की सलाह रहेगी यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और क्वालिटी वॉल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वालिटी वॉल्स को लेकर भी जो एक अच्छी, जी अंबाला में बताएं प्लीज। ऑलराइट, ओलेक्ट्रा कल भी रिकमेंड किया था। ग्रीन मैम,
जी। ओलेक्ट्रा ग्रीन बस वाला। जबरदस्त तेजी है मैम, यस प्लीज बताएं मैम। कल भी रिकमेंड किया था विपुल जी, 1250 के आसपास था, अभी 1290 हुआ है, बट इट डिजर्व समथिंग मोर। तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि एक बाइंग व्यू लेकर के आप जा सकते हो। कल के कंपैरिजन में लगभग 4 से 5% महंगी एंट्री आई है जिन्होंने कल नहीं खरीदा। पुरानी बातें तो छोड़ दीजिए, पुराने में लाइक अच्छा प्रॉफिट हुआ था सभी को जिन्होंने किया होगा फॉर दैट मैटर। तो अभी 1290 के पास में है, तो इसी रेंज के आसपास खरीदा जा सकता है हर्षी। स्टॉप लॉस जो रहेगा कल वाले भी रिवाइज कर लो, और जो आज बाय करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी सेम स्टॉप लॉस, और जिनकी बाइंग एनीवेज 1000 रुपए से 950 के आसपास की है उनके लिए भी स्टॉप लॉस अब यही होगा। तो स्टॉप मेरी नजर में, बाकी आपके हिसाब से डिसाइड कर ले आप। स्टॉप लॉस होगा 1140, एंड यहाँ से जो टारगेट की पॉसिबिलिटीज ओपन होती हैं फर्दर, और वो 1400, 1015, 1500 मिनिमम, ये दो टारगेट्स तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको होल्ड करके जाएं तो 1800 से 2000 का कैंडिडेट बनता हुआ लगता है। स्टॉप लॉस सेम होगा दोनों ही केसेस पे, तो आप इसको एक बाइंग व्यू पर चाहे तो होल्ड करके अभी जा सकते हैं, एंड जो आज बाय कर रहे हैं वो बाय कर सकते हैं। पुराने लोग होल्ड, जिन्होंने बाय कर लिया है और जो करना चाहते हैं, इट्स नॉट अ बैड प्राइस। मेरे हिसाब से छोटे रिस्क पर एंट्री बनती है, छोटे रिस्क पे जो है वो एंट्री बनती है। मैम की तरफ से हमें जो है जो बात निकल के आ रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है, वेदांता से जुड़ी हुई खबर है। वेदांता ग्रुप के कई ठिकानों पर जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सर्च ऑपरेशन होते हुए दिखे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी खबर है यहाँ पर। और आप ये देखिए स्टॉक जो है हालांकि अभी ग्रीन टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन फेमा उल्लंघन से जुड़े मामलों को लेकर जो है ये सर्च ऑपरेशन हो रहा है, इस तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पर कह रही है मीडिया रिपोर्ट्स। और यहाँ पर जो है आप देखिए जो फॉरेन करेंसी के लेन देन में जो है फेमा नियमों को उल्लंघन को लेकर जो है रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर। तो ये जो है अभी शुरुआती खबर है यहाँ पर, इसमें जैसे जैसे फौरी अपडेट्स आते जाएंगे हम लोग आपको बताते चले जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है जिस तरीके का ये एक्शन देखने को मिल रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, तो ये जो है अपने आप में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, और इसके लिहाज से हम लोग समझेंगे। लेकिन हालांकि ये ज़रूर है कि अभी पीछे जो है अनिल अग्रवाल के जो हैं काफ़ी बयान निकल कर आए और काफ़ी इंटरव्यूज़ निकल के आए, और उन्होंने कहा कि अपनी जो 4 कंपनियां हैं वो इसी महीने जो है वो लिस्ट होती हुई दिखेंगी। वेदांता एल्यूमिनियम जो है वो इसी महीने लिस्ट होती हुई दिखेगी, और उनका ये कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी निजी सेक्टर की एल्यूमिनियम कंपनी बनती हुई दिख सकती है। अब यहाँ पर रचित सर आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को, और क्या करना चाहिए यहाँ पर आगे चलकर? देखिए कुछ टाइम पहले बात हुई थी तो वेदांता के लिए क्लियर केस कह दिया था कि एक अच्छा रनअप इसने किया है, लोअर लेवल पे आप इसमें पोजीशन बनाइएगा, और तब भी ट्रोल हो गए थे कि आदमी तो कभी खरीदने नहीं देगा। बट क्लियर केस इसको ऐसे समझे कि इट हैज नथिंग टू डू विद वेदांता इन पर्सन, इट हैज अ क्लियर केस कनेक्शन विद द आइडिया कि जेपी ग्रुप में जिस तरीके से पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे थे, अभी कुछ और सुगबुगाहट भी देखने को मिल रही है उसी रिलेशन में। तो थोड़ा सा पेन पॉइंट आपको और देखने को मिल सकता है। अभी आपको ये ग्रीन में अगर दिख भी रहा है, बट जिस तरीके से एक ये मूवमेंट कर रहा है, हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में एक बार ये 316 से 324 का लेवल दिखा दे। थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेड करिए। अच्छा, थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ सर की सलाह है, थोड़ा यहाँ पर जो है वो ट्रेड कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैं अंशुल सर के पास आता हूँ। अंशुल सर, एनएमडीसी स्टील कैसा लग रहा है सर आपको? क्योंकि एनएमडीसी के ऊपर तो बात हुई, लेकिन इसके नतीजे एनएमडीसी के बड़ा अच्छे नंबर आए, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए, मार्केट ने रिवॉर्ड भी किया। सर आपका क्या मानना है आगे के लिहाज से? सर एनएमडीसी स्टील में लगभग 36-37 रुपए के आसपास से रिकमेंड करते आ रहा हूँ ऑल टाइम हाई के लिए, तो मेरे को ऑल टाइम हाई आते हुए दिख रहा है। अच्छा, 52 वीक हाई तो कंपनी ने जो है स्टॉक ने बनाया पे, अब ऑल टाइम हाई की तरफ जो है। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं। सर वैसे टारगेट्स क्या आपके हिसाब से, क्या आपका मानना है कि कब तक, अगर कोई 1 साल 2 साल के नजरिए के हिसाब से रख रहा है, तो कहाँ तक टारगेट्स दिख रहे हैं आपको? अंशु सर आवाज़ आ रही है आपको? सर एक मिनट, मुझे लग रहा है कुछ ठीक है, कोई टेक्निकल दिक्कत है। प्रदीप जी आप कैसे देख रहे हैं एनएमडीसी स्टील को सर, अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रखा जाए तो? एनएमडीसी स्टील राइट जी ओके, सो अभी 52 के आसपास 52.80 होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि एक बार 58 उसके बाद 64 तक मूव कमिंग डेज में भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा 47.50 पे।
सो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, बने रहिए, होल्ड कीजिए करेंट जोन से। मुझे लगता है कि 58 का पहला टारगेट, उसके बाद 64 का सेकंड टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे जो है वो राय निकल कर आ गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अब क्योंकि दर्शकों के सवाल भी बहुत सारे हैं क्वालिटी वॉल्स के ऊपर, तो मुझे लगा कि इससे ऊपर लेते हैं। स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल रही है क्वालिटी वॉल्स के अंदर यहाँ पर। अंबाला मैम, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बयान आया था कल में परसों में यहाँ पर कि वो पाम ऑयल से मिल्क की तरफ फोकस करेंगे। जो आइसक्रीम मार्केट होगी उसको जो है वो मिल्क में कन्वर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे उसको और नए एक्सपेंशंस के साथ आगे बढ़ते हुए देखें। आप क्वालिटी वॉल स्टॉक को कैसे देख रहे हैं मैम? आज भी अच्छी तेज़ी है इस शेयर के अंदर। All right, and thanks to social media experiments and social media के वो जो themes क्या बोलते हैं उसको, मुहिम जो आज चल रही है आजकल पिछले 3 साल से, तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ पाम ऑयल्स के चीजों को मत खाओ, प्रिजर्वेटिव वाले प्रोडक्ट्स को कम करो। सो इंडीड अ गुड डिसीजन कि बड़े ब्रांड्स को भी फोर्स दबाव आया है कि उनको अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने हैं। दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू बी इवन मोर health cautious, मतलब health centric is the right word for that. तो according to me यही एक important बात होती है किसी भी मैनेजमेंट में या किसी भी प्रोडक्ट में कि प्रॉब्लम के प्रति आप का रिएक्शन क्या है, आपके एक्ट क्या कर रहे हो आप। तो क्वालिटी वॉल्स ने ये जो डिसीजन लिया इसके फेवर में जाता है, ये अच्छा डिसीजन है क्योंकि, और इसका फायदा इसको एज अ ऑलरेडी पुराना ब्रांड है राइट, तो इसका जो फायदा इसको मिल जाएगा कि हम तो सबसे अलग है, हम फर्स्ट मूवर का जो एडवांटेज है, हमारे प्रोडक्ट बेहतर है, ये कह के वो मार्केट में मार्केटिंग कर सकते हैं। सो दे विल गेट एडवांटेज ऑफ इट। तो अभी के हिसाब से विच इज क्वालिटी वॉल्स मैंने 23 शार्प पर रिकमेंड किया था, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अप्रैल की बात है 23 पर, उसके बाद 31 गया, अभी वापस से 29.76 पर है, बाय कर सकते हैं। और उतना बाय करो जो आप होल्ड करना चाहते हो। आई वॉज कीपिंग दिस स्टॉक ऑन माई रडार फॉर माई पर्सनल पोर्टफोलियो, बट एज आई रिकमेंडेड इट टुडे, आज मैं इसको रिकमेंड कर दी हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पर, तो इट्स नॉट गोना बी विथ मी एनीमोर। मैं नहीं खरीदूंगी, बट येस इट्स अ गुड काउंटर फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट ऑल्सो। तो आप इसको 29 के आसपास खरीदिए, 29.7475 पर अभी चल रहा है, यहाँ पर इस भाव पर खरीद सकते हैं। डू मेंटेन अ स्मॉल स्टॉप लॉस विच इज 25, पुराना सपोर्ट है, इतना इनफ है। यहाँ से जो टारगेट है, एक टारगेट एज एन इन्वेस्टर 40, और अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो 34, और ये 40 का जो टारगेट है ये आपको 3-4 महीने के अंदर भी दिख सकता है। बट डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट कि आप एमटीएफ पे खरीदो, वो हरकतें नहीं करना है प्लीज। बी सजग रहो अपने कैपिटल को लेकर के, ठीक है। बाकी 40 से 50 रुपए के टारगेट मुझे क्वालिटी वॉल्स में दिखते हैं आते हुए, बिकॉज द मैनेजमेंट दिस इनिशिएटिव, और ये इसीलिए नैरेटिव, इसलिए मैंने मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसलिए कर दिया इस पर्टिकुलर चीज को लेकर के, ताकि आप अगर कन्विंस्ड हो इस व्यू से, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अगर आप कर सकते हो तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है 50 से 60 रुपए के टारगेट के लिए, 40 से 50 रुपए के टारगेट के लिए। बिल्कुल मैम, और इसीलिए क्योंकि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट डिसीजन था, इसलिए मैंने कहा कि एक बार इसको लाया जाए रोशनी में, यहाँ पे बातों को रखा जा सके यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और दर्शकों के बहुत सारे सवाल भी हैं। रचित सर आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पे, एक और स्टॉक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, IGFL रिफैक्ट्रीज के ऊपर। यहाँ पर सर स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, और ज़बरदस्त सर वॉल्यूम है स्टॉक के अंदर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अमूमन जितना होना चाहिए उससे काफ़ी डबल ट्रिपल वॉल्यूम जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आप स्टॉक को कैसे देख रहे हैं सर? आगे की सलाह आपकी क्या रहेगी यहाँ पर? देखिए अभी 199 रुपये पे चल रहा है, और ये जिस तरीके से पोजीशन है, इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रीच किया है, जो कि 195 लेवल्स है, और 192 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को आप राइड कर सकते हैं 214 रुपये, और 214 रुपये के बाद 236 रुपये आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। हाँ, एक बार स्क्रीन पे ले आए जी, ये देखिए सर, नियर टर्म में कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं सर? 214, 226 स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेसिस 192। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर जो है प्रतिक्रिया आ गई स्टॉक के ऊपर। यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, और जो है कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। पे NHPC की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अंशुल सर, NHPC पर आपका नज़रिया क्या है यहाँ पर? क्योंकि अब जो है सरकार जो है 6% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो बेचती हुई दिखेगी यहाँ पर। आज स्टॉक में दबाव भी है यहाँ पर, करीब 4%, 5% के आसपास जो है स्टॉक टूटता हुआ दिखा है यहाँ पर।
ग्रीन शू और यहाँ पर जो है OFS के ज़रिए जो है स्थिति देखने को मिलेगी। 71 रुपये के प्रति शेयर का भाव जो है वो फ्लोर प्राइस तय किया गया है यहाँ पर, 6% के आसपास का है यहाँ पर OFS के ज़रिए। ये जो है मार्केट हमने देखा था यहाँ पे कोल इंडिया के साथ भी यही हुआ था, स्टॉक गिर गया था, लेकिन हालांकि फिर लास्ट में 1% की रिकवरी भी आती हुई दिखी थी। आपका क्या मानना है सर? सर NMDC स्टील या फिर NHPC या कोई भी स्टॉक, आपको कोई भी हर सरकारी कंपनी में ये प्रेशर हमेशा रहेगा या ये फियर हमेशा रहेगा, कभी भी OFS आ सकता है। तो NMDC और NMDC स्टील जो ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये एक रिस्क फैक्टर जरूर है। और ये जो डाउन ट्रेंडिंग काउंटर्स है इनमें थोड़ा सा ज्यादा इमर्ज होता है, जो कि NHPC में क्लियरली विजिबल है। लंबे समय से एक रेंज के अंदर चल रहा है, ऊपर में 87-88 रुपए नहीं तोड़ पा रहा है और नीचे में 71.94-72 जोन प्रोटेक्ट हो रही है। लगभग 77 हफ्ते हो चुके हैं। और खराब न्यूज है OFS की, नीचे मेजर सपोर्ट जोन 72 से 69 टेस्ट हो सकता है, बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ब्रीच करेगा। जो लॉन्ग पेंडिंग टारगेट है बाइंग क्लाइमेक्स का 64.2, ये लेवल भी टेस्ट होते हुए दिखेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि धीरे धीरे ये और सेलिंग प्रेशर हावी होगा, 4.2 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। सुबह में रचित सर से बात ही कर रहा था सर, और बात करके हम लोग यही कहते हैं कि 2025 जो है वो IPO का साल था और 2026 जो है वो OFS का साल है। यहाँ पर IRFC देख लीजिए, कोल इंडिया देख लीजिए, भेल देख लीजिए, LIC है और तमाम सेंट्रल बैंक है यहाँ पर। तो बहुत सारी कंपनियाँ जो हम लोग देख रहे हैं OFS की स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन हाँ, एक स्टॉक जो है एक्मे सोलार QIP के नाम पर देखिए अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। अंबाला मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पर। एक्मे सोलार को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप ये देखिए 8% के आसपास की तेज़ी, अरे वाह। इशू साइज़ जो है वो 2600 करोड़ के आसपास का QIP लॉन्च करते हुए दिखी है कंपनी। अगर इसका अपसाइज ऑप्शन देखेंगे तो 200 करोड़ के आसपास के अतिरिक्त जो है पूंजी जुटाने का है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इसका प्राइस देखेंगे तो करीब 279 रुपीज़ प्रति शेयर है फ्लोर प्राइस का, जो कि 2.9% का डिस्काउंट दिखाता है यहाँ पे। जो डिल्यूजन होगा, इक्विटी डिल्यूजन, वो 11.8% है, जिसमें ग्रीन इशू जो है वो इन्वॉल्व है यहाँ पे। अंबाला मैम, एक्मे सोलार में क्या करना चाहिए? पहले तो मैं एक डिस्क्लोजर दे देती हूँ हर्ष जी। एक्मे सोलार हमारे मेंबर्स के पास 12 मार्च से 230 के भाव से है, 237 रुपए के भाव से है। एंड जो टारगेट एनालाइज किए थे, शेयर मतलब टारगेट जो देखे थे 270 से 350 के थे। सो अभी भी एक टारगेट 350 का पेंडिंग है और हमारे लिए उस टारगेट के लिए वी आर स्टिल होल्डिंग इट। तो मतलब ये अपडेट दिया था, तो ये डिस्क्लोजर हो चुका है। इसके बाद अभी ना एक्मे सोलार जैसी कंपनीज या कोई भी जो सोलार मॉड्यूल्स या सोलार EPC या फिर सोलार के किसी भी कंसल्टेंसी बिजनेसेस में है, उन कंपनीज के लिए फिलहाल के लिए एक कंसर्न है और ये पॉजिटिव है। इसको पॉजिटिव की तरह से लीजिए कि कंपनी ने फिलहाल फंडिंग के लिए जो किया है ये इट इज गुड, क्योंकि अभी जो है कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी। Why? बिकॉज गवर्नमेंट के मोस्ट अभी रिसेंटली कुछ रूल्स आए हैं DCR नॉन DCR पैनल्स को लेकर के। सो आता तो वैसे सब चाइना से ही है, असेंबल एंड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह थोड़ा बहुत करके होता है, बट एनीवेज लेबलिंग जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो आप न्यू प्रोजेक्ट आपके जो है सब्सिडाइज्ड होंगे या फिर इंडिया में लगा सकते हो। सो दैट इज व्हाट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो करंट समय पर जो इन्होंने फंडिंग के लिए किया, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि एज आई सेड फंड्स एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होंगे। तो मान लीजिए कि पहला कोई प्रोजेक्ट अगर आपको 1 मेगावाट कॉस्ट यू लाइक 1 करोड़ सॉरी 3 CR, तो ये आपको लगभग 4.2 4.1 डिपेंड करता है कितना नेगोशिएट आप करें, तो उसके लगभग ये आपको कॉस्ट करने वाला है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये कंसर्न रहेंगे कुछ कंपनीज के सामने। सो इसमें एक और बात है, आपको उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट अभी सावधानी से करनी है जो छोटे साइज की हैं लेकिन सोलार इंडस्ट्री में है। बी केयरफुल, क्योंकि फंडिंग सभी को इजीली अवेलेबल नहीं होती है, राइट। तो फिलहाल जो एक्मे सोलार का जो व्यू है वो अभी भी पॉजिटिव है। 350 इज माय लास्ट टारगेट फॉर दी 3-4 मंथ्स व्यू, जो आ जाएगा मोस्ट लाइकली मार्च में हमने बाय किया था। बट इसका जो पोटेंशियल है, अगर आप आज से दिसंबर 2026 तक की बात करेंगे तो 400 और 460 रुपए के टारगेट मुझे इसमें और दिखते हैं। सो इंडीड अगर किसी ने अभी तक इसको कभी बाय नहीं किया तो आप 330 पर चल रहा है, रिस्क आपका बढ़ गया है अभी, तो आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा और नजदीक रख लीजिए 275 पर, एंड यहाँ से आप बाइंग व्यू लेकर के जा सकते हैं। और टारगेट वही 400 से 450 दिसंबर तक का व्यू। चलिए मैम ने बड़े लंबे जो है अच्छे टारगेट्स यहाँ पर जो है वो दर्शकों के लिए सुझाए हैं यहाँ पर।
तो नज़र जो है वो दर्शकों की रहती है ऐसे स्टॉक्स के ऊपर, ख़ासतौर पर जो सोलार से जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर। तब देखते हैं यहाँ पे क्या स्थिति आगे देखने को मिलती है। यहाँ पे एक और स्टॉक जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सुज़लॉन को लेके, क्योंकि जो है निवेशकों की यहाँ पर काफ़ी पोजिशनिंग है यहाँ पर। रचित सर, आप कैसे देख रहे हैं इसको, यहाँ पर सुज़लॉन को आगे की स्थिति क्या आपको दिखे? क्योंकि सर जो खबर निकल कर आई 5 जो है सेबी की पेनल्टी निकल के आई, उसके बाद से स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। वीकेंड पे आई, कल भी स्टॉक टूटा काफ़ी। जो मिसलीडिंग फाइनेंशियल्स को लेकर जो खबरें थी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, और आज भी करीब 1.5% टूटा हुआ है। सर क्या आपकी सलाह रहेगी सर? देखिए, वैसे तो भूल ही जाएंगे सब, मगर 58 रुपए आया था तो मैंने कहा था एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, अगर लोअर लेवल पे ले रखा है तो वापस 52-53 रुपए पे लेने को मिल जाएगा। अगर मन है तो वापस ले लीजिएगा, 49.80 का स्टॉप लॉस होगा, और वापस ऊपरी ओर इस बार 58 रुपए, और 58 रुपए क्रॉस करेगा तो 64 रुपए। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो है अपनी पोजीशन मैच करें यहाँ पर। आगे मैं आता हूँ अंशु सर के पास। अंशु सर, 2 स्टॉक्स हैं। एक स्टॉक्स में आपकी नज़र यहाँ पे जो है डालना चाह रहा था, एक फार्मा स्टॉक था सर, बाफना फार्मास्यूटिकल्स, BAFNA फार्मास्यूटिकल्स सर। 5% की तेज़ी है शेयर के अंदर सर। आप इस स्टॉक को कैसे सर रीड कर रहे हैं आगे के हिसाब से, टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब से? मैं कंप्लीटली अवॉइड कर दूंगा सर। 4000 का एवरेज वॉल्यूम है, 50 डे एवरेज वॉल्यूम, लेना बेचना दोनों मुश्किल है, तो आई वुड कंप्लीटली अवॉइड दिस स्टॉक। और मार्केट कैप भी 344 करोड़ का है जी, तो आई वुड कंप्लीटली अवॉइड दिस स्टॉक। अच्छा ठीक है सर। वॉकहार्ट को लेकर सर आपका क्या नज़रिया? क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ने एक बड़ी दवाई ज़ाइनिज जो है बेसिकली एंटीबायोटिक जो है वो लॉन्च करी, और इसका जो मार्केट है करीब करीब मैं देख रहा था 17,000 करोड़ का मार्केट है पूरा इसका, ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका, यूरोप, UK में तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरह के मरीज़ मिलते हैं जो कि यहाँ पर यूरिन इन्फेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे वॉकहार्ट को? आज तो गिरावट है, लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर 60% से ज़्यादा स्टॉक भाग गया सर। सर वॉकहार्ट लगभग 1508 लेवल पे हमने बाई रिकमेंड किया था। 2200 तक के टारगेट थे, 2400 कल का हाई बना है। कल से हमने डिस्कस किया था कि 75% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 25% क्वांटिटी पे 2097 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 25% वाली क्वांटिटी का भी स्टॉप लॉस आज सुबह ट्रिगर हो गया है। 100% प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। जब नया बेस बनेगा तब वापस से फ्रेश बाइंग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद JP पावर की बात कर, रचित सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी? अच्छा, आप ऐसे कर रहे थे तो मुझे लगा कुछ कहना नहीं, मैं तो ऐसे बैठा हुआ था। अच्छा अच्छा ठीक है। आपको उंगली कर रहे थे। सर आपकी जो चर्चा है मतलब ठीक है, चलिए इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। प्रदीप सर कुछ आज दीजिए, कुछ हिटर दीजिए, कुछ स्टॉक सर। सर कहाँ से दूं सर, मार्केट ही तो नहीं चल रहा है। सर मार्केट चले ना चले सर, आपकी खासियत है, आपके स्टॉक आप देते हैं, चलते हैं सर, बताइए। सर डेफिनेटली अगर कुछ रडार पे आता है तो सर आगे बताऊंगा। मतलब अननेसेसरी कॉल देना मतलब अल्टीमेटली लोगों का नुकसान हो जाएगा। मैं कुछ भी रडार पे आता है तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। ठीक है अंशु सर, आपके रडार पर? नहीं सर, मार्केट तो इतना ठंडा पड़ा हुआ है कि दूसरों को उंगली करने वाला रचित अपने गाल में उंगली कर रहा है। एकदम ही नहीं चल रहा है मार्केट। ठीक है, अच्छा गजब ठंडा है, मिड कैप स्मॉल कैप तक ठंडा पड़ा है। हाँ एकदम ठंडा पड़ा हुआ है सर, ये बात सही कह रहे हैं। एकदम जैसे होता है हाथ बुखार में ठंडा, एकदम से बुखार उतरता है तो ठंडा हो जाता है, तो वही स्थिति बिल्कुल देखने को मिल रही है। अंबाला मैम, IFCI में क्या आपका मानना है? IFCI कैसा लग रहा है आपको? जी स्टॉक मतलब चला नहीं 1 साल के अंदर मैम, 2% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न रहे हैं, मतलब पूरे साल जो है ठंडा रहा है। हालांकि 3 साल में कोई खास रिटर्न रहे नहीं। आज स्टॉक में तेजी, तो मैंने कहा एक बार चर्चा करता हूँ आपसे। ऑलराइट, तो देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो चलिए ठीक है, ये वो नहीं है, सॉरी मैम, IFCI सॉरी जी। तो एनीवेज IFCI दूसरा स्टॉक है, प्लीज चेंज, फाइन। तो IFCI इज एट 68, और अगर आपने जो एक वैलिड बात बोली है कि 1 साल के रिटर्न इसके नेगेटिव है, 3 इयर्स के 489 है, 5 इयर्स के 439 समथिंग है, परसेंटेज बताए ये मैंने। तो ये स्टॉक 1 साल से सुस्ता रहा है, ये बहुत जायज है, क्योंकि इसने पिछले समय में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया कि प्राइस करेक्शन टाइम, इसको एक्चुअली टाइम करेक्शन, अगर उस छोटे समय में कोई चीज ज्यादा चल जाती है तो वो समय लेगी फिर दोबारा चाल को चलने के लिए। एंड इन माय ओपिनियन 1 ईयर कंसोलिडेशन इज मोर देन इनफ।
तो अब यहाँ से हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो अप्रैल मार्च से इस साल से शुरू हो चुकी थी। इस साल का जो रिटर्न है ना, लगभग इट इज लाइक 35%। अगर आप कैलेंडर ईयर की बात अभी कैलेंडर ईयर की बात करेंगे तो मेरी नजर में मैं सजेस्ट करूंगी, इफ यू कैन मैनेज अ स्टॉप लॉस, अगर आप स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो तो डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 57.50। करंट प्राइस है 69 का, तो लगभग 12 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। बट आपके लिए जो टारगेट यहाँ से मतलब ऐसे ही जल्दी टारगेट जो बन सकते हैं वो 80 से लेकर के आपको लगभग 95 रुपीज के टारगेट मुझे इसमें बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेड शॉर्ट टर्म फॉर द 80 रुपीज टारगेट एंड एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट विच इज दिसंबर 2026, यहाँ पर 95 तक के लिए भी इसमें एंट्रीज आज भी बनाई जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 57.50। चलिए मैम ने टारगेट जो 80 से लेके 95 तक के दे दिए। बहुत सारे दर्शकों की जो पोजीशन है यहाँ पे फंसी हुई है यहाँ पर, तो उनके लिए अगर ये लेवल कोई चाहे तो ऐड भी कर सकता है एक्चुअली। अगर मान लो कि आपकी एंट्री वो 3-1 साल पुरानी है विद लिमिटेड एक्सपोजर, उतना कोशिश करिए कि आपका परसेंटेज एक लिमिट से बाहर ना जाए। एक स्टॉक में जो वेटेज होता है उसका अगर आप ध्यान रख के करें तो स्टॉप लॉस जो दिया है इसके साथ थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक बार जो है 2 स्टॉक्स फटाफट से कवर कर लेता हूँ अंशु सर। एक तो निपॉन इंडिया ETF के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, निफ्टी IT जो 20 कहलाते हैं, जो आपका सर यहाँ पे क्या मानना है, कौन से लेवल्स मान लीजिए कि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको लगा कि भाई अभी क्या पता और गिरावट आ जाए IT के अंदर, लेकिन अब जिस तरीके से स्थितियाँ सुधर रही हैं, क्या अभी ये एंट्री के लेवल के हिसाब से बन रही है यहाँ पे या रुकना चाहिए अभी? सर लेना चाहिए। अगर IT 20 का स्विंग हाई देखें तो 35.5 पे है। मैं सिनेक्स IT को ज्यादा वॉच करना चाहूंगा। सिनेक्स IT 32,134 ये स्विंग आई है, इसके आसपास तक के लिए IT 20 बाई करके चल सकते हैं। ऑलरेडी 28,288 जब स्वीप हो रहा था तब से हम लॉन्ग सजेस्ट करते आ रहे हैं कि इंडिविजुअल काउंटर्स की जगह IT 20 लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर। तो और सर JP पावर पे आपकी क्या सलाह रहेगी? सर JP पावर में अगेन जो 24 का लेवल है जो बार बार नहीं पार हो रहा है 121 हफ्ते से। एक अटेम्प्ट फेल हुई थी 12 फरवरी 2024 को, सेकेंड अटेम्प्ट फेल हुई थी अक्टूबर 2024 को, फिर जुलाई 2025, फिर नवंबर 2025, फिर आके मई 2026। हर बार ये 24 ऑड लेवल से टूटा है। इमीडिएट सपोर्ट ऑन द डाउन साइड 17 17.5 है। 17.5 टूटता है तो डाउन साइड खुल जाएगी फिर 14 रुपए तक की, और 24 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये स्टॉक कहीं भी 29 29.5 तक जा सकता है। तब तक नो ट्रेड जोन में है, मैं अवॉइड करके चलूंगा। या तो 24 के ऊपर वीकली क्लोज मिले तो बाइंग, या फिर प्रिसाइसली जो स्विंग लो है वीकली चार्ट पे 17 रुपए 10 पैसे, इसके नीचे क्लोज करे तो फिर डाउन साइड खुले। ठीक है। तो मुझे लगता है सर आपको जाना होगा 11 बजे शायद आपका समय होता है सर प्रस्थान का। जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए सर, इंडेक्स स्टॉक कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाकी जो हमारी जो 3 गेस्ट हैं, मुझे लगता है कि प्रदीप सर, आप रचित सर और अंबाला में आप तो 11:30 बजे तक रुकेंगे या किसी को और को भी मतलब पहले जाना होता है? मैं ठीक सर आज थोड़ा पहले छोड़ देंगे तो मुझे अच्छा रहेगा। ठीक है सर, आपको पहले छोड़ देंगे सर। जब आप बोलेंगे, आप खुद राजा हैं सर, जब बोलेंगे तब हम लोग आपको चले जाइएगा सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और जो है कुछ और स्टॉक्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर चर्चा हुई यहाँ पर। NHPC के ऊपर हो गई यहाँ पर। अब रचित सर, SJVN के ऊपर आपका क्या नजरिया रहेगा? देखिए SJVN में अभी कोई मूवमेंट एज पर आ नहीं रहा है और एक रेंज में ही है। इसमें बहुत ज्यादा अभी कुछ अपन ढूंढे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। जब पहले भी डिस्कशंस हुए थे तो एक चीज निकल के आई थी कि जब तक आपको ये बहुत कंफर्टेबली एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा रहा है 66-68 लेवल्स के ऊपर, तब तक कोई इनफैक्ट अगर वो सपोर्ट तोड़ भी देता है तो इतना कुछ ज्यादा खोने को है नहीं। अगर ब्रॉडर रेंज की आप बात करेंगे तो लोअर एंड पे 64 है, अपर एंड पे 82-84 लेवल्स है। इसी 20 रुपए की रेंज में चल रहा है। जब तक 84 लेवल्स नहीं तोड़ेगा तब तक कोई मोमेंटम की उम्मीद करनी है नहीं। पूरा मार्केट इतना मंडेन हो रखा है, इसमें भी कोई खास उम्मीद अभी नहीं करनी चाहिए, बट अब मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक। ठीक है। आखिरी सवाल मैं प्रदीप हल्दर सर से ले लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इमरजेंसी आ गई है, उनको निकलना होगा। वोडाफोन आइडिया के ऊपर सर रचित सर से पूछना चाहिए कायदे से ये सवाल, लेकिन हाँ सर आप
बताइए कि क्या आपका मानना है। 3 महीने हो गए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, आ गया है यहाँ पे, और भी कंपनी जो एक्सपेंशन को लेके जो है फंड जुटाने को लेके खबरें लगातार बनी हुई हैं, आपका क्या मानना है? जी देखिए हर्ष जी, मुझे लगता है कि टेक्निकल सेटअप देखेंगे तो देखिए अभी भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे 16.20 तक आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइम में एक्चुअली अच्छा खासा चल चुका है स्टॉक, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि 13 रुपीज तक इजीली पॉसिबल है। एक स्टॉप लॉस अगर किसी के पास लॉन्ग करके रखा है तो आपको 12 रुपीज के आसपास मेंटेन करके जाना चाहिए, तो 12 रुपीज विल बी स्टॉप लॉस। फ्रेश बाय करने का सलाह अभी नहीं रहेगा, किसी के पास पोजीशन है तो बने रहिए। और इसके साथ साथ मेरा डिस्क्लेमर है, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर हमने बात किया, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कुछ राय हम क्लाइंट को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंट को पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी आपको एंड सारे पैनलिस्ट, हैव अ गुड डे। ठीक है, यू टू सर, टेक केयर और ध्यान रखिए, जो भी इमरजेंसी है उसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे जो सवाल हैं दर्शकों के आ रहे हैं। एक यहाँ पे चंदन जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं लंदन से नमस्ते कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले सभी एनालिस्ट ने GMDC पर बुलिश थे, अभी एक अपडेट लें प्लीज़, 685 पर बाय कर रखा है। तो यहाँ पर अम्बाला मैम आप एक बार देखिए GMDC में क्या करना है। यहाँ पे जो चंदन जी हैं, चंदर जी परेशान से लग रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं 685 के भाव पे उन्होंने खरीदारी की थी, नीचे आ गया स्टॉक 667 पर आ गया। ओके, तो चंदन जी नमस्ते लंदन नाम की एक मूवी भी है तो आपको भी नमस्ते, भारत से आपको नमस्ते बाय द वे। बट इतना मैंने ना हंस के सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि मुझे आपको कुछ समझाना है, और इट मे बी अ लिटिल एनीवे। तो जो ये बुलिश व्यू है, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो, 900 से 950 रुपए की जो बातचीत और आगे टारगेट्स आएंगे ऐसी की गई है ना, वो इसलिए नहीं की गई है कि आपका 685 की आपकी बाइंग है और 664 पर ये आया, 20 रुपए 20 पॉइंट गिर गया और आप परेशान हो। वैसे तो काउंटर नहीं जाएगा ये, राइट। इसका खुद का चाल है कि 10 से 15, और अगर थोड़ा और सीवियर कंडीशन होती है तो कभी भी अपने एक पीक से छोटा मोटा जो भी बनता है ये गिर जाता है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ रिस्पेक्टफुली कि आप ना इस काउंटर से निकल जाइए, क्योंकि आपका जो सवाल है, मैं इसलिए लेट मी कंप्लीट, मतलब समझो कि आपका जो सवाल है ना 20 रुपए के रिस्क लॉस पर ही आ रहा है, जबकि स्टॉप लॉस नहीं हुआ, टारगेट नहीं हुआ, बाकी वाले जो इन्वेस्टर वाले थे वो भी पेंडिंग है, और आपका सवाल बीच में आया है। सो दैट मींस यू आर काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल व्हाइल होल्डिंग दिस स्टॉक, बिकॉज ये तो अभी और थोड़ा नीचे गिर सकता है, रेंजिंग फ्रॉम 600 570 तक जाएगा। विल यू बी एबल टू मैनेज इट? मुझे नहीं लग रहा वैसा, तो इसीलिए आप निकल जाओ। बाकी जो टारगेट्स इसके हैं वो अभी भी 900 से 1000 रुपए की मुझे तो अभी भी दिखते हैं। हालांकि मेरी रिकमेंडेशन GMDC लिमिटेड पे रेंजिंग फ्रॉम 300, फिर उसके बाद 400 450 सब भाव पर है। बट मैं आपको बस एक सलाह है, क्योंकि इस काउंटर में पुल बैक आएगा भी और आ सकता है, जो हेल्दी पुल बैक होगा तो आप मैनेज कर सकते हो तो रुको, इफ नॉट टेक एग्जिट राइट अवे, बिकॉज अभी आपका कुछ खास गया नहीं है। ठीक है, एक मनीष जी हैं, कह रहे हैं हर्ष जी इंडिया US ट्रेड डील के ऊपर कोई गुड न्यूज़ हो तो बताएं। सर देखिए, अभी जो है कल भी पीयूष गोयल साहब का जो है इम्पोर्टेंट बयान निकल कर आया था। यहाँ पे 4 जून तक बैठकों का दौर चलेगा, जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको तुरंत बताऊंगा यहाँ पे अपने शो के दौरान भी। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे एक स्टॉक के ऊपर मत करिएगा, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, अभी कुछ भी नहीं हो रहा, जो भी अपडेट आएगा हम लोग बताएंगे, जैसे भी खबर निकल के आएगी, होगा तो भी बताएंगे, नहीं होगा अपडेट वो भी बताएंगे। तो सर हम लोगों की तो यही पूरी जानकारी रहती है। कई बार दर्शक कहते हैं सुबह सुबह आप US और ईरान को लेकर रोजाना अपडेट देते हैं, तो वो देना जरूरी होता है यहाँ पे, ताकि पता रहे कि हो क्या रहा क्या नहीं हो रहा। जी मैम प्लीज। कुछ हो या ना हो वो तो नहीं पता, बट जिस तरह से कॉटन के ऊपर से इंपोर्ट हटाया गया है, तो कॉटन तो आ सकता है भारत में जी। अब किस रूट से आएगा, किस कंडीशन में आएगा, प्रोसेस्ड आएगा कि रॉ आएगा, आई डोंट नो, लेकिन कॉटन के लिए तो रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। सो जस्ट जॉइनिंग दी डॉट्स। ठीक है।